अंधेरे में छुपे डर और रहस्यों का मजा लेना चाहते हैं तो अभी नाइट हॉरर कहानियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए। नमस्ते दोस्तों, नाइट हॉरर कहानियन में आपका स्वागत। सुनिए छायाओं का साया, एक डरावनी सीरीज जो आपको काली खान जंगल के भयावह रहस्यों में ले जाएगी। मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक फॉरेस्ट रेंजर हूं। मेरी पोस्टिंग पिछले 3 साल से काली खान जंगल में है, जो घने पेड़ों, कोहरे की चादर और अनकही कहानियों के लिए जाना जाता है। यह जंगल इतना घना है कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है। स्थानीय लोग इसे छायाओं का जंगल कहते हैं और कहते हैं कि यहां रात में कोई नहीं जाता, लेकिन मेरी ड्यूटी थी और ड्यूटी से पीछे हटना मेरे स्वभाव में नहीं था। उस रात 12 बजे के आसपास मुझे अकेले गश्त पर जाना था। मेरे साथी रेंजर मोहन बीमार था और दूसरा रेंजर छुट्टी पर था। हाथ में एक पुरानी टॉर्च, कंधे पर बंदूक और जेब में एक छोटा सा वॉकी टॉकी लेकर मैं जंगल की पगडंडी पर निकल पड़ा। रात गहरी थी। आसमान में चांद कहीं बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। जंगल में सन्नाटा ऐसा था कि मेरे जूतों की चरमराहट भी किसी खतरे की आहट सी लग रही थी। मैंने अपने आप को समझाया, रवि, ये सिर्फ जंगल है, पेड़ हैं, हवा है और कुछ आवाजें। डरने की कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन के किसी कोने में एक बेचैनी थी। स्थानीय लोगों की कहानियां मेरे दिमाग में कौंध रही थीं। कहानियां उन लोगों की जो इस जंगल में आए और फिर कभी नहीं लौटे। करीब 20 मिनट चलने के बाद मैं उस जगह पहुंचा जिसे गांव वाले काला खंडहर कहते थे। यह एक पुरानी चौकी थी जो ब्रिटिश काल में बनी थी। अब वहां सिर्फ टूटी दीवारें, उखड़े पत्थर और जंग लगी लोहे की सलाखें थीं। गांव वालों का कहना था कि रात में यहां अजीब अजीब छायाएं दिखती हैं, ऐसी छायाएं जो इंसानों की तरह लगती हैं लेकिन इंसान नहीं होती। मैंने इन बातों को हमेशा अंधविश्वास समझा, लेकिन उस रात जब मैं खंडहर के पास रुका, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी खंडहर की दीवारों पर पड़ी और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कोई छाया तेजी से दीवार के पीछे छिप गई। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में हिलती झाड़ियां। मेरे कानों में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा, लेकिन फिर वही आहट, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट। मैंने अपने कदम तेज किए। जंगल अब और घना लग रहा था। पुराने बरगद और शीशम के पेड़ों की टहनियां ऐसी थीं जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया हो। टॉर्च की रोशनी में उनकी छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं। तभी मेरे दाहिनी ओर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। मैं रुक गया, टॉर्च की रोशनी को उस दिशा में घुमाया। एक विशाल बरगद का पेड़ मेरे सामने था, जिसकी जटाएं हवा में लटक रही थीं। रोशनी जटाओं पर पड़ी और मुझे लगा जैसे कोई चेहरा शाखाओं के बीच से झांक रहा हो। मैंने आंखें मिचमिचाईं, सोचा शायद थकान की वजह से आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन नहीं, वह चेहरा वास्तविक था। एक पुरुष का चेहरा, सूखा, पीला और आंखें पूरी तरह काली, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन है वहां? मैंने जोर से चिल्लाया, बंदूक को कंधे से उतारते हुए। कोई जवाब नहीं, लेकिन चेहरा अभी भी था और अब वह हल्का सा मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो डरावनी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पेड़ की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, चेहरा धीरे धीरे झटाओं में गायब हो गया, जैसे कोई धुंध हवा में घुल जाए। मैंने टॉर्च चारों ओर घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन तभी मेरे पीछे से वही सांस लेने की आवाज फिर आई। इस बार वह और करीब थी, जैसे कोई मेरे कंधे के ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। टॉर्च की रोशनी अब पेड़ों की छाल पर पड़ रही थी और मुझे लगा जैसे छाल पर कुछ उभर रहा हो, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। मैंने करीब जाकर देखा, छाल पर एक और चेहरा उभर आया था। इस बार यह एक औरत का चेहरा था। उसकी आंखें बंद थीं
और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह कोई गहरा दुख छिपा रही हो। मैं ठिठक गया। मेरे दिमाग ने कहा, यह भ्रम है रवि, यह सिर्फ पेड़ की छाल है। लेकिन तभी उस चेहरे की आंखें अचानक खुल गईं। वे आंखें लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने खुद को संभाला और बंदूक को और कसकर पकड़ा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक हल्की सी हंसी गूंजी, जो इतनी ठंडी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर एक आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो। जंगल छोड़ दो, ये तुम्हारा नहीं है। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज पेड़ों से आ रही थी, हवा से, या शायद मेरे दिमाग से। मैंने टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया और अब हर पेड़ की छाल पर चेहरों के आकार उभर रहे थे। कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ बच्चों जैसे। उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। कुछ गुस्से में थे, कुछ दुखी, और कुछ ऐसे जैसे वे मुझसे कुछ मांग रहे हों। मैंने वॉकी टॉकी निकाला और चौकी पर संपर्क करने की कोशिश की। हेलो, ये रवि, कोई सुन रहा है? लेकिन जवाब में सिर्फ खरखराहट आई और फिर सिग्नल कट गया। मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने मुझे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया हो। तभी एक और चेहरा उभरा, इस बार एक बच्चे का। उसकी आंखें खाली थीं और मुंह से एक धीमी सी सिसकारी निकल रही थी। मम्मी, मम्मी कहाँ है? उसकी आवाज इतनी करुण थी कि मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने उस चेहरे की ओर टॉर्च घुमाई और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह चेहरा चीखने लगा। एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी, जैसे कोई आत्मा सदियों से दर्द में चिल्ला रही हो। मैं पीछे हट गया और मेरे पैर एक जड़ में अटक गए। मैं गिरते गिरते बचा। चेहरों की फुसफुसाहट अब तेज हो रही थी। जंगल छोड़ दो, नहीं तो तुम भी यहीं रह जाओगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, सोचा शायद यह सब मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन जब मैंने आंखें खोलीं तो चेहरा और करीब था। अब वह पेड़ की छाल से बाहर निकल रहा था, जैसे कोई मूर्ति जीवित हो रही हो। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। तुम लोग कौन हो? मुझे बताओ, मैंने कांपती आवाज में चिल्लाया। जवाब में हवा और ठंडी हो गई, जैसे जंगल ने मेरी सांसों को चुरा लिया हो। अचानक पेड़ों की छाल से उभरे चेहरों की आंखें एक साथ चमक उठीं। उनकी लाल चमक इतनी तेज थी कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी फीकी पड़ गई। फिर एक आवाज गूंजी, नहीं, एक नहीं, कई आवाजें जो एक साथ बोल रही थीं, जैसे कोई पुराना गीत हवा में तैर रहा हो। हम इस जंगल के हैं, तुमने हमारी जगह छीन ली। तुम्हारी तरह कई आए और कोई नहीं बचा। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। मेरे मन में गांव वालों की कहानियां कौंध रही थीं, उन मजदूरों की जो इस जंगल में लकड़ी काटने आए और फिर कभी नहीं लौटे। कुछ लोग कहते थे कि जंगल में कोई प्राचीन शाप है जो अपनी जमीन की रक्षा करता है, लेकिन यह सिर्फ कहानियां नहीं थीं। मेरे सामने जो कुछ हो रहा था वह वास्तविक था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जवाब में एक औरत की आवाज उभरी, गहरी और दर्द से भरी। हमारी कहानी सुनो, हमें भुलाया गया, हमें मिटाया गया। मैंने ध्यान से सुना। आवाज धीरे धीरे साफ होती गई, जैसे कोई पुरानी यादें हवा में उभर रही हों। उसने बताया कि कई दशक पहले इस जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सायपुर। गांव वाले जंगल के साथ सामंजस्य में रहते थे। वे पेड़ों को पूजते थे और जंगल उनकी आजीविका का स्रोत था। लेकिन फिर लकड़ी के ठेकेदार आए। उन्होंने गांव वालों को धमकाया, उनके खेत जला दिए और जंगल को काटना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोग इसका विरोध करने गए, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। उनकी लाशें जंगल में दफन हो गईं और उनकी आत्माएं इस जंगल की छाल, पत्तियों और हवा में समा गईं। हमारी कहानी को दुनिया तक ले जाओ। औरत की आवाज में एक करुण पुकार थी। हमारी स्मृति को जीवित रखो, नहीं तो तुम भी हमारी तरह यहां फंस जाओगे। मैंने कहा, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी कहानी को बाहर लाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, चेहरों की आंखें और तेज चमकने लगीं। एक बूढ़े की आवाज गूंजी, वादे वादे टूटते हैं, तुम जैसे कई आए और सभी ने हमें भुला दिया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी एक ठंडा नम स्पर्श मेरे कंधे पर महसूस हुआ। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। मेरे हाथ में पकड़ी टॉर्च कांप रही थी और उसकी रोशनी अब कमजोर पड़ रही थी। अचानक जंगल में एक तेज हवा का झोंका आया। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं और एक ऐसी सरसराहट गूंजी जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। मैंने देखा कि पेड़ों की छाल से और चेहरों ने उभरना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों के, कुछ बूढ़ों के और कुछ ऐसे जो इतने विकृत थे कि उनकी शक्ल समझना मुश्किल था। उनकी आंखों में लाल चमक थी और वे एक साथ बोलने लगे, जंगल हमारा है, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। मैंने वॉकी टॉकी फिर से उठाया, लेकिन इस बार उसमें से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मम्मी, मुझे छोड़ दो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन उसकी स्क्रीन पर अजीब सी धुंधली छवियां उभर रही थीं। कभी एक चेहरा, कभी एक आंख और कभी एक टूटी हुई मुस्कान। मैंने खुद को समझाया, रवि, ये सब तुम्हारा वहम है, शांत हो जा। लेकिन तभी मेरे सामने एक पेड़ की छाल से एक और चेहरा उभरा। यह एक जवान लड़की का चेहरा था। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो डर से ज्यादा दुख को बयां कर रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन जवाब में उसका चेहरा और साफ हो गया और उसकी आंखों से खून के आंसू टपकने लगे। घर जल गया, सब जल गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने अपने आसपास देखा। अब चेहरों की संख्या बढ़ रही थी। वे पेड़ों से बाहर निकल रहे थे, जैसे कोई तरल छाया हवा में तैर रही हो। मेरे चारों ओर एक घेरा बन गया था और उनकी फुसफुसाहट अब चीख बन रही थी। हमें छोड़ दो, हमें मुक्त करो। मेरे शरीर में ठंडक और डर का एक अजीब मिश्रण था। मेरी सांसें तेज और अनियंत्रित हो रही थीं, जैसे कोई मेरे सीने पर भारी पत्थर रखकर दबा रहा हो। मेरे हाथों में पकड़ी बंदूक अब एक बोझ बन चुकी थी, जिसकी पकड़ मेरी हथेलियों में पसीने से फिसल रही थी। मेरे सामने पेड़ों की छाल पर उभरे चेहरों की लाल चमक अभी भी हवा में तैर रही थी और उनकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। जंगल छोड़ दो, नहीं तो तुम भी यहीं फंस जाओगे। उनकी आवाजें अब एक साथ नहीं, बल्कि एक के बाद एक अलग अलग स्वरों में आ रही थीं। कभी एक बच्चे की करुण पुकार, कभी एक औरत की दर्द भरी सिसकारी और कभी एक बूढ़े की क्रोध भरी चेतावनी। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और चिल्लाया, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, बताओ मुझे क्या करना है। मेरी आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंजी, लेकिन जवाब में एक गहरी खामोशी छा गई। चेहरों की चमक धीरे धीरे कम हुई और उनकी फुसफुसाहट थम गई। यह खामोशी शांति नहीं, बल्कि किसी तूफान के पहले की चुप्पी थी। हवा अब और ठंडी हो गई थी और मेरे कंधे पर वह खरोंच, जो कुछ देर पहले किसी अदृश्य नाखून ने बनाई थी, अब जलने लगी थी, जैसे कोई उसमें नमक रगड़ रहा हो। मैंने अपने आसपास देखा। पेड़ों की छाल पर चेहरों की छवियां अब धुंधली हो रही थीं, लेकिन वे पूरी तरह गायब नहीं हुई थीं। उनकी आंखों की लाल चमक अभी भी हल्के हल्के झिलमिला रही थी, जैसे कोई आग की चिंगारी हवा में तैर रही हो। तभी उस औरत के चेहरे, जिसने मुझे पहले बोला था, ने फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और दर्द भरी थी। हमारी कहानी को जीवित रखो, हमारी स्मृति को बचाओ, इस जंगल को छूने की हिम्मत मत करना। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जवाब में एक हल्की सी हंसी गूंजी, लेकिन यह हंसी खुशी की नहीं थी। यह किसी पुराने घाव से निकली कराह थी। तुम सुनना चाहते हो? उसने कहा। तो सुनो, लेकिन याद रख, जो सुन लेगा वह हमारा हिस्सा बन जाएगा। मैं ठिठक गया। उसकी बात में एक अजीब सी चेतावनी थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं एक फॉरेस्ट रेंजर था और मेरी ड्यूटी सिर्फ जंगल की रक्षा करना नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई को सामने लाना भी था। बताओ, मैंने धीमे स्वर में कहा। मैं सुनने को तैयार हूं। उसके बाद जो हुआ वह मेरे जीवन का सबसे भयावह
और अविस्मरणीय अनुभव था। औरत के चेहरे की आंखें और तेज चमकने लगीं और उसकी आवाज मेरे दिमाग में सीधे गूंजने लगी, जैसे वह मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर से बोल रही हो। उसने बताया कि कई दशक पहले इस जंगल में सायपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव वाले जंगल के साथ एक गहरा रिश्ता रखते थे। वे पेड़ों को पूजते थे, उनकी जड़ों में दीप जलाते थे और जंगल से सिर्फ उतना ही लेते थे जितना उनकी जरूरत थी। लेकिन फिर 1970 के दशक में लकड़ी माफिया की नजर इस जंगल पर पड़ी। वे आए। औरत की आवाज में क्रोध और दुख का मिश्रण था। उन्होंने हमारे घरों को जलाया, हमारे खेतों को रौंदा और हमारे पेड़ों को काट डाला। हमने विरोध किया, लेकिन वे ताकतवर थे। हमारे पुरुषों को मारा गया, महिलाओं को अपमानित किया गया और बच्चों को। उसकी आवाज टूट गई और एक ठंडी सिसकारी मेरे कानों तक पहुंची। मेरे छोटे से बेटे को उन्होंने आग में झोंक दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों से अब लाल आंसू टपक रहे थे, जो पेड़ की छाल पर रेंगते हुए नीचे गिर रहे थे। हमारी लाशें इस जंगल में दफन हो गईं, उसने कहा। हमारी आत्माएं इन पेड़ों में समा गईं, लेकिन हमारी कहानी को मिटा दिया गया। कोई नहीं जानता कि सायपुर कभी था। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माया था, उसने कहा। मैं इस गांव की सरपंच थी। मेरे साथ मेरे बेटे, मेरे पति और मेरे गांव के लोग थे। हम सब अब इन पेड़ों का हिस्सा हैं, लेकिन हम मुक्त नहीं हैं। यह जंगल हमारा घर है और यह हमारा शाप भी है। मैंने अपने गले में फंसी सांस को बाहर निकाला और कहा, मैं तुम्हारी कहानी को दुनिया तक पहुंचाऊंगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, एक जोरदार हवा का झोंका आया। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं और चेहरों की फुसफुसाहट फिर से तेज हो गई। वादे टूटते हैं, एक बूढ़े की आवाज गूंजी। तुम जैसे कई आए और सभी ने हमें भुला दिया। मैंने चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं एक रेंजर हूं, मेरा फर्ज है इस जंगल की रक्षा करना। लेकिन मेरी बात को अनसुना कर चेहरों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर पेड़ की छाल पर एक नया चेहरा उभर रहा था। कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ बच्चों जैसे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे वे एक साथ कोई प्राचीन मंत्र पढ़ रहे हों। मैंने अपनी बंदूक उठाई और हवा में गोली चलाई। गोली की धमक ने जंगल की खामोशी को चीर दिया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। चेहरों की लाल चमक गायब हो गई और वे धीरे धीरे पेड़ों की छाल में समा गए, जैसे कोई पर्दा गिर गया हो। मैंने टॉर्च घुमाई। कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ पेड़, झाड़ियां और हवा की हल्की सरसराहट। लेकिन मेरे कंधे पर वह खरोंच अभी भी जल रही थी और मेरे कानों में माया की आवाज गूंज रही थी, याद रख, तुमने वादा किया है। मैं दौड़ता हुआ चौकी की ओर भागा। रास्ता अब और भ्रामक लग रहा था। पगडंडी, जो मुझे पिछले 3 साल से अच्छी तरह याद थी, अब टेढ़ी मेढ़ी और अनजान लग रही थी। हर कदम पर मेरे जूतों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं और हर आवाज मेरे लिए किसी खतरे का संकेत थी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था, या शायद कुछ था जो मेरी आंखों से छिप रहा था। मेरे दिमाग में माया की कहानी बार बार घूम रही थी। सायपुर गांव, लकड़ी माफिया, जलाए गए घर और मारे गए लोग, ये सब इतना भयावह था कि मेरे मन में डर के साथ साथ एक गहरी जिम्मेदारी भी जाग रही थी। मैंने खुद से कहा, रवि, तुम एक रेंजर हो। तुम्हारा काम सिर्फ जंगल की रक्षा करना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को बचाना भी है। चौकी पहुंचते ही मैंने अपने साथियों, रेंजर हरी और चौकी इंचार्ज कमल को सब कुछ बताया। मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था और मेरे कंधे पर खरोंच का निशान उनकी आंखों में सवाल खड़े कर रहा था। हरी ने मेरी बात को हल्के में लिया। रवि, तुम थके हुए हो। रात की ड्यूटी, अकेलापन और जंगल का सन्नाटा, यह सब मिलकर दिमाग में भ्रम पैदा कर देता है। लेकिन कमल ने मेरी बात को गंभीरता से लिया। उसने मेरे कंधे पर खरोंच को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई सामान्य निशान नहीं है, यह जंगल पुराना है रवि। यहां कई कहानियां दफन हैं, हमें जांच करनी होगी। कमल ने तुरंत अपने वॉकी टॉकी से अन्य रेंजरों को अलर्ट किया और कहा, कल सुबह हम उस इलाके की जांच करेंगे। रवि, तुम आज रात आराम करो,
लेकिन आराम मेरे नसीब में नहीं था। मैं चौकी के छोटे से कमरे में लेटा था, लेकिन मेरी आंखें बंद होते ही वहीं चेहरों की छवियां मेरे सामने तैरने लगीं। माया की लाल आंखें, उस बच्चे की करुण पुकार और बूढ़े की क्रोध भरी चेतावनी, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। मैंने खिड़की की ओर देखा। बाहर जंगल शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी थी। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी और मुझे लगा जैसे कोई मेरी खिड़की के पास खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई और खिड़की की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की हल्की सी हिलती छायाएं। लेकिन मेरे कंधे पर खरोंच फिर से जलने लगी और मेरे कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, याद रख, तुमने वादा किया है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने जंगल को एक सुनहरी चमक दी, लेकिन मेरे मन का अंधेरा कम नहीं हुआ। मैंने फैसला किया कि मैं सायपुर की कहानी को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। मैं गांव की ओर निकला, जहां सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदास जी रहते थे। रामदास जी 85 साल के थे और उनकी आंखों में जंगल की हर कहानी बसी थी। मैंने उन्हें रात की पूरी घटना बताई, पेड़ों पर उभरे चेहरों, माया की आवाज और उस खरोंच के बारे में। रामदास जी ने लंबी सांस ली और अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर और गहराई से ढंस गए। उनकी आंखों में एक गहरा दुख उभर आया। बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुमने जो देखा वह कोई भ्रम नहीं था। सायपुर गांव की कहानी सच है। मैं उस समय बच्चा था, लेकिन मुझे सब याद है। उन्होंने मुझे बताया कि 1972 में सायपुर गांव को लकड़ी माफिया ने नष्ट कर दिया था। गांव वाले गरीब थे, लेकिन जंगल उनकी जिंदगी था। जब ठेकेदार आए, उन्होंने पहले गांव वालों को पैसे का लालच दिया, लेकिन जब गांव वालों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो ठेकेदारों ने हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने रात के अंधेरे में गांव पर हमला किया। रामदास जी ने कहा, घरों में आग लगा दी गई। जो लोग भागने की कोशिश करते थे उन्हें गोली मार दी गई। माया, जो गांव की सरपंच थी, अपने बेटे को बचाने के लिए जंगल में भागी थी, लेकिन वे लोग उसे भी पकड़ ले गए। उसका बेटा, उसका छोटा सा बेटा आग में जल गया। रामदास जी की आंखों में आंसू थे। मैं बच गया क्योंकि मेरी मां मुझे जंगल के दूसरे छोर पर ले गई थी, लेकिन मैंने वो चीखें सुनी थी, रवि, मैंने वो आग देखी थी। उसके बाद सायपुर गायब हो गया। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सबूत नहीं। ठेकेदारों ने सब कुछ मिटा दिया। मैंने पूछा, क्या कोई सबूत बचा है? कुछ ऐसा जो मैं दुनिया को दिखा सकूं? रामदास जी ने अपनी पुरानी लकड़ी की पेटी खोली और उसमें से कुछ धुंधले कागज निकाले। वे सायपुर गांव के पुराने रिकॉर्ड थे। कुछ जमीन के दस्तावेज, कुछ लोगों के नाम और एक तस्वीर जिसमें माया अपने बेटे को गोद में लिए हुए थी। तस्वीर में माया की आंखें वैसी ही थीं जैसी मैंने रात को देखी थीं, गहरी, दुखी और एक अजीब सी चमक लिए हुए। मैंने उन कागजों को लिया और कहा, मैं आपकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। रामदास जी ने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, सावधान रहना, जंगल की आत्माएं वादों पर भरोसा नहीं करती। वापस चौकी पहुंचकर मैंने कमल और हरि के साथ योजना बनाई। हमने फैसला किया कि हम जंगल के उस हिस्से की जांच करेंगे जहां मुझे चेहरों का सामना हुआ था। अगले दिन हम तीनों सुबह सुबह उस काले खंडहर की ओर निकले। मेरे हाथ में टॉर्च थी और कमल ने एक पुराना नक्शा लिया था जिसमें सायपुर गांव का स्थान चिह्नित था। हरि ने मजाक में कहा, रवि, अगर आज फिर कोई चेहरा दिखा तो मैं भाग जाऊंगा। लेकिन उसकी हंसी में भी एक हल्का सा डर था। जब हम खंडहर के पास पहुंचे तो वहां का माहौल दिन में भी भयावह था। टूटी दीवारें, जंग लगे लोहे के दरवाजे और पेड़ों की टहनियां जो हवा में हिल रही थीं, सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने रात को देखा था। मैंने उस बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया जहां मुझे पहला चेहरा दिखा था। हमने उसकी छाल को ध्यान से देखा, लेकिन दिन की रोशनी में वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। सिर्फ पुरानी खुरदरी छाल और कुछ जटाएं जो हवा में लटक रही थीं। कमल ने नक्शा खोला और कहा, यहां से थोड़ा आगे सायपुर गांव का मुख्य हिस्सा था, चलो वहां देखते हैं। हमने उस दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। हवा में एक अजीब सी नमी थी और जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां हमारे कदमों के नीचे चरमरा रही थीं। तभी मेरे कंधे पर खरोंच फिर से जलने लगी।
मैंने रुककर अपने कंधे को छुआ। निशान अब और गहरा हो गया था और उसमें से हल्का सा खून रिस रहा था। क्या हुआ? हरी ने पूछा। मैंने उसे निशान दिखाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह कोई जानवर का निशान नहीं है रवि। कमल ने हमें चुप रहने को कहा और आगे बढ़ने का इशारा किया। कुछ मिनट बाद हम एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां जमीन पर कुछ पुराने पत्थर बिखरे हुए थे, जो शायद किसी घर की नींव के अवशेष थे। पास में एक सूखा हुआ कुआं था, जिसके चारों ओर काई जमी थी। मैंने कुएं की ओर देखा और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कुएं की दीवार पर कुछ धुंधले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। यह सायपुर का कुआं है, कमल ने कहा। लोग कहते थे कि माया अपने बेटे को यहीं छिपाने की कोशिश कर रही थी, जब ठेकेदारों ने उसे पकड़ लिया। मैंने कुएं के पास जाकर देखा। अंदर अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। तभी मुझे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई कुएं के अंदर से फुसफुसा रहा हो। मम्मी, मुझे छोड़ दो। ये वही बच्चे की आवाज थी जो मैंने रात को सुनी थी। मैं पीछे हट गया और मेरे हाथों में टॉर्च कांपने लगी। क्या सुना? हरी ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कुएं के पास की मिट्टी को खोदने का फैसला किया। शायद वहां कोई सबूत मिले। कमल और हरी ने मेरी मदद की। हमने कुछ देर तक मिट्टी खोदी और तभी मेरी फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मैंने रुककर देखा। यह एक पुराना लकड़ी का बक्सा था, जो मिट्टी में दबा हुआ था। हमने उसे सावधानी से निकाला। बक्सा पुराना और जर्जर था, लेकिन उस पर कुछ नक्काशी थी, कुछ प्राचीन प्रतीक जो जंगल के देवताओं को समर्पित थे। मैंने बक्सा खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई चूड़ी और एक छोटा सा लॉकेट था। लॉकेट में एक बच्चे की तस्वीर थी, वही बच्चा जिसका चेहरा मैंने रात को पेड़ की छाल पर देखा था। यह माया का बेटा है, मैंने धीमे स्वर में कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी हवा में एक ठंडा झोंका आया और कुएं से वही फुसफुसाहट फिर गूंजी। मुझे घर ले चलो। मैंने कुएं की ओर देखा और मुझे लगा जैसे कोई छाया वहां से बाहर निकल रही हो। हमें यहां से जाना चाहिए, हरी ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैं रुक गया। नहीं, मैंने कहा, हमें इनकी कहानी को पूरा करना होगा। मैंने उस बक्से को अपने बैग में रखा और फैसला किया कि मैं सायपुर की कहानी को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। वापस चौकी पहुंचकर मैंने स्थानीय पत्रकारों से संपर्क किया। मैंने उन्हें सायपुर की कहानी, माया और उसके बेटे की त्रासदी और जंगल में दफन सच्चाई के बारे में बताया। मैंने रामदास जी के रिकॉर्ड और उस बक्से को सबूत के तौर पर पेश किया। कुछ हफ्तों बाद एक स्थानीय अखबार ने सायपुर की कहानी को छापा। धीरे धीरे यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग सायपुर के बारे में बात करने लगे। कुछ गैर सरकारी संगठनों ने इस मामले की जांच शुरू की और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार सरकार ने काली खान जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। लकड़ी काटने पर पूरी तरह रोक लग गई और सायपुर के अवशेषों के पास एक छोटा सा स्मारक बनाया गया, जिसमें माया और उसके गांव वालों की याद में एक शिलालेख लगाया गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्मारक बनने के बाद भी जब मैं जंगल में जाता हूं, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। रात के सन्नाटे में कभी कभी वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, धन्यवाद। लेकिन हम अभी भी यहीं हैं। मेरे कंधे पर वह खरोंच का निशान आज भी है, जो समय के साथ हल्का तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं। कभी कभी जब मैं चौकी पर अकेला होता हूं, मुझे लगता है कि मेरी टॉर्च की रोशनी में कोई छाया हिलती है। मैं उसे अनदेखा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे कानों में वही बच्चे की आवाज गूंजती है, मम्मी, मुझे घर ले चलो। मैंने माया का वादा पूरा किया, लेकिन मुझे लगता है कि जंगल की आत्माएं अभी भी अपनी पूरी मुक्ति की तलाश में है। शायद वे तब तक भटकती रहेंगी जब तक उनकी कहानी हर उस इंसान तक न पहुंच जाए जो इस जंगल को छूने की हिम्मत करता है। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल नाइट हॉरर कहानियन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें और मेहनत करने और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।